दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसी महीने रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसमें लीड रोल निभा रहे हैं मम्मूटी। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि IMDb रेटिंग है 7.6। मूवी की स्टोरी एक ही डायरेक्शन में चलती है और पूरी मूवी एक ही आदमी के आसपास रहती है, लेकिन हद तब हो जाती है जब इतना दिमाग लगाने के बाद भी वो लोग उस आदमी तक नहीं पहुंच पाते। तो क्लाइमेक्स में क्या होता है और कैसे ये स्टोरी एकदम से यूनिकनेस लेकर आती है, वो आपको इस वीडियो से पता चलेगा। मूवी की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, इसलिए वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी, तो आप इसे 1.25x स्पीड पर भी देख सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें स्टैनली दास नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो फिलहाल अपनी बीवी और अपने दोनों बच्चों के साथ एक पुरानी मूवी को देख रहा होता है। उसी वक्त शायद स्टैनली का बॉस उसे कॉल करता है, तो वो साइड में जाकर बात करने लगता है। फिर वापस आकर वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे कुमार सर ने बुलाया है, इसलिए मैं जाकर आता हूँ और शायद मुझे आने में लेट भी हो जाए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि स्टैनली किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी कार में कहीं जाने लगता है। इस स्टैनली को पुराने तमिल गाने सुनना बहुत ही पसंद होता है, तो कार में वही चल रहे होते हैं। अब स्टैनली उस लड़की से पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। तो वो लड़की कहती है कि एक्चुअली दीपू कल शाम को ही आ जाएगी, और अगर वो घर में रहेगी तो मैं घर से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए मैंने तुमको आज ही कॉल कर दिया। अब स्टैनली कहता है कि मैंने लॉज वालों से कहा कि मुझे अगले हफ्ते रूम चाहिए, चलो देखते हैं आज रूम मिलेगी या नहीं। फिर वो लड़की पूछती है कि क्या तुमने किराए के घर के बारे में कुछ पूछा? तो स्टैनली कहता है हाँ मैंने पूछा, लेकिन वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं दूसरे घर की तलाश कर रहा हूँ, पर जब तक हमें लॉज से ही काम चलाना होगा। वो आगे कहता है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स के बारे में बात कैसे करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से अभी तक मैंने अपनी वाइफ को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। वेल, तुम तो लेटर रख कर आई हो ना? तो वो लड़की कहती है हाँ मैंने लेटर रख दिया है, लेकिन तुम घर थोड़ा जल्दी ढूंढो। इस तरह इन दोनों की बातों से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये लड़की अपने घर से भाग कर आई है और स्टैनली अपनी बीवी को डिवोर्स देना चाहता है। इसके बाद ये दोनों एक लॉज में जाकर साथ में समय बिताने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़की स्टैनली से कहती है कि मैंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने वो इरादा बदल दिया। अब आगे जाकर हमारी भी एक अच्छी फैमिली होगी। वहाँ पर ये दोनों टीवी देख रहे होते हैं और उसी वक्त टीवी में एक न्यूज चलने लगती है कि किसी बंदे ने अपने भाई को प्रॉपर्टी के लिए मार दिया। ये न्यूज देखकर वो लड़की स्टैनली से पूछती है, अरे कोई इंसान दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है, वो भी अपने ही भाई को? तो स्टैनली कहता है कि दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं और वो लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग सिचुएशन से डील करते हैं। तभी वो लड़की मजाक में पूछती है कि क्या तुमने भी कभी ऐसा काम किया है? तो स्टैनली कहता है कि हाँ मैंने भी काफी सारे लोगों को मार दिया। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ तुमने काफी सारे मच्छर कीड़े मकोड़ों को मारा होगा। अब स्टैनली कहता है देखो मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरी बीवी अनीता बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लड़ी है, साथ ही मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरे पास इतनी अच्छी लाइफ है, तो इस अच्छी लाइफ को देखकर मैं तुम्हें भी तो छोड़ सकता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही है तो ऐसे ही बता दो, लेकिन मुझे मारना मत, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। स्टैनली पूछता है अच्छा तुम ऐसे ही चली जाओगी? अगर तुम ऐसे ही चली जाओगी तो मुझे तुमको मारने का सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? वो लड़की पूछती है तुमको मारने में सेटिस्फेक्शन मिलता है? तो स्टैनली कहता है हाँ, जब तुम कोई मच्छर को मारते हो तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, और फिर जब कोई सांप तुम्हें काटने आ रहा हो और फिर तुम उसको मार डालो तो क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है? पता है क्यों वो सेटिस्फेक्शन मिलता है? क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, और जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा सेटिस्फेक्शन। वो आगे कहता है कि इसी तरह से एक इंसान को मारने में जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उतना जानवरों को मारने में नहीं मिलता। वो लड़की पूछती है तो फिर क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तो स्टैनली कहता है हाँ। अब वो लड़की पूछती है तो कैसे मारोगे, मुझे ये बता दो। तो स्टैनली एक छोटा सा रिबन लेकर उसके गले में हल्के से बांधता है और कहता है कि ऐसे मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा और धीरे धीरे खींचूंगा। ये हरकतें देखकर वो लड़की यही समझती है कि स्टैनली अभी भी मजाक कर रहा है, लेकिन देखते ही देखते स्टैनली उस लड़की को सच में गला घोंटकर मार देता है।
इसके बाद वो उस लड़की की लाश को एक बड़े बैग में पैक करके उस लॉज से बाहर लाकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखकर और कहीं पर ले जाकर दफना देता है। इसके बाद सीन त्रिवेंद्रम में शिफ्ट होता है, वो भी उसी साल 2012 में। असल में हाल ही में गांव के अंदर एक दंगा हुआ था, तो प्रदीप नाम का एक आदमी उसी दंगे की रिपोर्ट लेने के लिए वहां के एसपी के पास आता है। वो एसपी से कहता है कि वो दंगा तो कब का खत्म हो चुका है, उसके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि वो दंगा फिर से हो गया है। तो एसपी कहता है कि देखो प्रदीप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अब कंट्रोल में है, और वैसे भी एक स्पेशल ऑफिसर इस केस को डील कर रहा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और फिर यहाँ हमें एक गांव का नाम पता चलता है जिसका नाम है कोट्टाई कोनम, और ये दंगा इसी गांव से शुरू हुआ था। इसके बाद हमें जय कृष्णा नाम के एक स्पेशल ऑफिसर को दिखाया जाता है। ये वही ऑफिसर था जिसने उस फसाद को रोका था। अब हमें ये भी दिखाया जाता है कि आखिर उसने वो कैसे रोका। तो एक दिन कृष्णा वहां के पुलिस स्टेशन में आकर उस दंगे के बारे में पूछता है, लेकिन वहां के पुलिस वाले कृष्णा को देखकर समझते हैं कि ये कोई रिपोर्टर है, और फिर कृष्णा उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो स्पेशल ब्रांच ऑफिसर है। अब ये जानने के बाद पुलिस वाला उसको इस दंगे के बारे में एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली वहां पर हुआ क्या था। तो इस दंगे के पीछे 3 लोग होते हैं, विमल, उसकी बहन और यूसुफ नाम का एक आदमी। बात यह है कि विमल की बहन किसी बंदे के साथ भाग गई थी, और जब विमल ने किसी से सुना कि यूसुफ ही उसकी बहन को भगाकर ले गया तो उसका खून खौल गया। असल में वो विमल आर्मी में काम करता था, लेकिन वो अपने होम टाउन आया और वहां से कुछ बंदों को इकट्ठा करके यूसुफ पर हमला करने के लिए निकल गया। मतलब उस वक्त गांव में यूसुफ मौजूद नहीं था। लेकिन जब यूसुफ को ये बात पता चली कि विमल और उसके फ्रेंड्स ने इसके घर पर आकर हमला किया है, तो यूसुफ ने भी अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करके उसके घर पर जाकर हमला किया। तो फिर वही लड़ाई बहुत बड़ी हो गई और आखिर में ये दंगा एक फसाद बन गया जिसमें 2 धर्मों के लोग शामिल थे। पर सच बात यह है कि यूसुफ को भी पता नहीं कि विमल की बहन कहां पर है, यानी विमल की बहन अभी भी मिसिंग है। उसके बाद जब कृष्णा इस केस में जो लोग शामिल होते हैं उन सारे लोगों से पूछताछ करने लगता है, तो सारे लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट देने लगते हैं। अब इसी केस में एक पुजारी भी होता है जिसने अपनी आंखों से विमल की बहन और यूसुफ को एक साथ देखा था। एक्चुअली पुजारी को भी ढंग से पता नहीं होता कि क्या उसने सच में यूसुफ को ही देखा था, लेकिन उसे वो साइड से यूसुफ ही लग रहा था। अब उसके बाद वो पुलिस वाला जब कृष्णा से कहता है कि सर, लोगों के स्टेटमेंट से ये बात पता चल गई है कि वो लड़की किसी और के साथ भाग गई। साइबर सेल में भी हमने उसका नंबर दे दिया है, इसलिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे। बाद में जब कृष्णा और उसके टीम मेंबर्स विमल के घर पर जाकर समझाने लगते हैं कि हमने इस केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट किया है, असल में तुम्हारी बहन को वो यूसुफ भगाकर नहीं ले गया, बल्कि वो कोई दूसरा आदमी है और उसका लोकेशन अभी तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम लोग इस बात को आगे मत बढ़ाओ, बाकी मैं यहाँ से देख लूंगा। इसके बाद विमल और उसके फ्रेंड्स यही सोचते हैं कि किसी भी तरह से उस बंदे को पकड़ना होगा जो विमल की बहन को भगा ले गया। अब उसी वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करने वाला एक आदमी इस विमल को फोन करके कुछ डिटेल्स बताता है। वो कहता है कि पुलिस वालों ने एक आदमी का एड्रेस फाइंड आउट किया है और वो लोग वहां पर जा रहे हैं। तो ये सुनने के बाद विमल और उसके फ्रेंड्स भी डिसाइड करते हैं कि पुलिस से पहले ये लोग वहां जाकर अपनी बहन के बारे में पता कर लेंगे और किडनैपर को मजा चखाएंगे। अब एट द सेम टाइम दूसरी तरफ कृष्णा और उसका टीम मेंबर आनंद दूसरे आदमी के एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। उधर विमल और उसके फ्रेंड्स तमिलनाडु के एक गांव में जाकर एक आदमी को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनको यही शक होता है कि इसी आदमी ने विमल की बहन को भगाया होगा। अब ये लोग उस आदमी का हल्के से एक्सीडेंट करके और उसको मार पीट कर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर पूछते हैं कि मेरी बहन कहाँ है। लेकिन ये आदमी उल्टा पूछता है कि अरे यार, तुम लोग कौन हो, कौन है तुम्हारी बहन। लेकिन फिर भी विमल और उसके फ्रेंड्स इस बंदे को बहुत मारते हैं और उसकी एक नहीं सुनते। कृष्णा और आनंद उसी आदमी के बारे में थोड़ा पूछताछ करते हैं और पता करते हैं कि उसका घर कहाँ पर है। ठीक उसी वक्त उस आदमी के फ्रेंड्स को ये बात पता चल जाती है कि कोई उनके फ्रेंड्स को मार रहा है। अब ये खबर जानने के बाद कृष्णा और आनंद भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। बाद में पुलिस वालों को यहाँ पर देखकर विमल और उसके फ्रेंड्स वहां से भाग निकलते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कृष्णा हॉस्पिटल आकर विमल की बहन की फोटो दिखाकर उस आदमी से पूछताछ करता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो वो घायल आदमी उससे यही कहता है कि सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है और उन लोगों ने भी यही फोटो दिखाकर मुझे पीटा है। फिर कृष्णा उसे एक नंबर दिखाकर पूछता है कि ये तो तुम्हारा ही नंबर है ना, तुम्हारे नाम पर ही रजिस्टर है ये फोन नंबर। तो वो बंदा कहता है कि सर, ये नंबर मेरा नहीं है, ये नंबर मेरी कजिन का है। असल में मेरा आईडी प्रूफ देकर उसने सिम लिया था,
और 7 या 8 महीनों पहले मेरी कजिन किसी लड़के के साथ भाग गई, लेकिन वो कहाँ गई, किसके साथ गई, मुझे नहीं पता सर। साथ ही इसकी कजिन का नाम होता है सेल्वी। अब जय कृष्णा सेल्वी के बारे में जानने के लिए वहाँ के पुलिस स्टेशन जाता है, तो पुलिस वाला कहता है, हाँ सर, जो स्टीफन ने कहा वो सच है। असल में सेल्वी के घर वालों को एक लेटर मिला था जिसमें उसने लिखा था कि मैं एक लड़के के साथ भाग रही हूँ, और फिर घर से भागने के बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए। अब वो लड़की तो बालिग है और अपनी मर्जी से गई है, तो क्या केस बनेगा इसमें? अब जय कृष्णा उस आदमी का फोन नंबर पूछता है जिसके साथ सेल्वी भागी थी, तो पुलिस वाला कहता है कि हमने उस एंगल से भी इंक्वायरी किया है, लेकिन वो फेक एड्रेस था और साथ ही वो नंबर भी केरला का था। तो इस तरह से कृष्णा और आनंद कंफर्मेशन के लिए उस एड्रेस पर जाते हैं। एक्चुअली वो नंबर सिंधु नाम की एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। अब सिंधु की माँ उनसे कहती है कि मेरी बेटी तो 1 साल पहले ही किसी के साथ भाग गई सर, लेकिन किसके साथ भागी और अब कहां पर है, मुझे उसका कुछ भी आइडिया नहीं है। इसके बाद कृष्णा एसपी के पास आकर इस केस से जुड़ी कुछ डिटेल्स बताता है। बात यह है कि जब पुलिस वालों ने एक भागी हुई लड़की के घर के पास जाकर इंक्वायरी किया, तो ये बात पता चली कि वो लड़की किसी बंदे के साथ भाग गई, लेकिन जिस बंदे के साथ भागी उसका नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि वो उसका असली नंबर नहीं था, बल्कि वो नंबर किसी दूसरी लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड था। और जब वहां जाकर इंक्वायरी करते हैं तो ये बात पता चलती है कि वो किसी लड़के का नहीं बल्कि लड़की का नंबर है, और वो लड़की भी किसी और बंदे के साथ भाग गई। तो यही लूप कंटिन्यूअसली केरला और तमिलनाडु के बीच चलता रहा है। उन भागी हुई लड़कियों का क्या हुआ ये किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि वो तो बालिग लड़कियां थी। साथ ही एक और शॉकिंग बात यह है कि अब तक जो लड़कियां मिसिंग हुई या भागी हैं, वो लड़कियां या तो डिवोर्सी थी या फिर विधवा थी। अब उनके घर वालों ने यही सोचा कि हमारी बेटी जहां पर भी होगी खुश होगी और अपनी जिंदगी जी रही होगी, इसलिए इस केस में पुलिस वालों ने ज्यादा छानबीन नहीं की। फिर वो एसपी पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है जय कृष्णा, क्या ये किसी एक बंदे का काम है या फिर किसी ग्रुप का? तो जय कृष्णा कहता है कि सर, मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ एक ही बंदे का है, क्योंकि इन सारे केसेस में एक ही पैटर्न है। साथ ही ये भी हो सकता है कि ये कोई सेक्स रैकेट हो, जिसमें उन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर किसी को बेच दिया गया हो। तो एसपी कहता है, कृष्णा तुम एक काम करो, इस केस को थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करो। अब यहाँ पर मूवी का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसका नाम था द क्यूरियस केस ऑफ कोट्टाईकोनम। इसके बाद इस मूवी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, जिसका नाम है द गोल्डन प्लान, जिसमें हम देखते हैं कि एक दिन बॉबी नाम का एक आदमी स्टैनली के घर आता है। इस बॉबी की ज्वेलरी शॉप थी, और कुछ ही दिनों पहले इस बॉबी ने साइनाइड को अपने घर में लाकर रखा था, वो भी किसी काम के लिए, लेकिन उसके घर के बगल वाले कुत्ते ने उसको चाट लिया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उस डॉग के ओनर ने बॉबी पर केस कर दिया। तो उसी केस में हेल्प लेने के लिए ये बॉबी स्टैनली के पास आता है। अब साइनाइड के बारे में सुनते ही स्टैनली के दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगती है। वो बॉबी से कहता है कि ठीक है, मैं उस बंदे से बात कर लूंगा। फिर उसी रात स्टैनली एक केमिकल दुकान पर जाकर किसी ज्वेलरी का फेक लाइसेंस दिखाकर वो साइनाइड हासिल कर लेता है, और इसके बाद स्टैनली एक साइनाइड को टेस्ट करने के लिए उसे खाने में थोड़ा सा मिलाकर किसी भिखारी को दे देता है, जिसके बाद वो भिखारी बेचारा मर जाता है। अब ये चीज देखकर स्टैनली के दिमाग में एक और जबरदस्त आइडिया आता है। मतलब पहले तो वो लड़कियों को गला घोंटकर मारा करता था, लेकिन अब उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि साइनाइड से काम चल जाएगा। फिर सुबह होने के बाद ये स्टैनली एक मैरिज ब्रोकर के पास जाकर कहता है, किसी ने मुझे आपके बारे में बताया। असल में मेरा एक बड़ा भाई है जिसका तलाक हो चुका है, और हम उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। इसलिए अगर आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताना। और हाँ, लड़की डिवोर्सी भी चलेगी और विधवा भी। इसके बाद वो मैरिज ब्रोकर स्टैनली को कुछ औरतों के फोटोग्राफ्स देता है कि आप ये फोटोज अपने भाई को दिखाकर मुझे कंफर्म करिए। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टैनली उन औरतों में से एक औरत को सिलेक्ट करके उसके वर्किंग प्लेस पर जाता है। वो औरत किसी कपड़ों की दुकान में काम करती है। फिर वो लगातार 1 हफ्तों तक उसको फॉलो करता है। अब वो औरत स्टैनली को ऑब्जर्व करके उसे डांटती है, तो स्टैनली उसे अपना इंटेंशन बताता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की स्टैनली में इतना इंटरेस्टेड नहीं होती। उसके बाद स्टैनली अपने ओरिजिनल घर पर आता है और फिर वो अपनी डायरी में किसी लड़की का स्केच बनाने लगता है। असल में स्टैनली जिस भी लड़की को मारता उसकी स्केच अपनी डायरी में ड्रॉ कर लेता था। तो शायद कपड़ों की दुकान में जिस लड़की से उसने मुलाकात की ये उसे मार भी चुका होगा। इसके बाद स्टैनली उन्हीं फोटोग्राफ्स में से दूसरी लड़की को सिलेक्ट करता है और उसके बाद स्टैनली के कुछ कारनामों को दिखाया जाता है। एक्चुअली स्टैनली ऐसी औरतों को सिलेक्ट करता है जिनका डिवोर्स हो चुका हो या फिर वो विडो हो,
और ऐसे ही वो अक्सर कभी तमिलनाडु तो कभी केरला ट्रेवल करता रहता है। फिर 1 से 2 हफ्तों तक किसी लड़की को फॉलो करके वो उसे ऐसे जानने लगता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। फिर वो उन लड़कियों से दोस्ती करके अपने बारे में बताता है कि इसका डिवोर्स होने वाला है, या तो फिर डिवोर्स हो चुका है या तो फिर इसकी वाइफ मर चुकी है। साथ ही वो हमेशा अपना नाम और धर्म भी चेंज करता रहता है। फिर जब वो लड़कियां भी स्टैनली से प्यार करने लगती हैं, तो स्टैनली उन लड़कियों के साथ समय बिताता है और फिर 1 हफ्ते बाद वो साइनाइड में एक टेबलेट मिलाकर उन लड़कियों को दे देता है, जिसके लिए वो एक्सक्यूज देता है कि ये प्रेगनेंसी रोकने की गोली है, इसलिए जब हम शादी कर लेंगे तो अच्छे से फैमिली स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो लड़कियां उन टेबलेट्स को खाकर मर जाती हैं, वो भी अलग अलग बस स्टैंड के टॉयलेट्स पर। और फिर 2nd चैप्टर खत्म होने के बाद यहाँ से मूवी का 3rd चैप्टर शुरू होता है, जिसका नाम है द इनएविटेबल क्रॉसओवर। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जय कृष्णा और आनंद एक आदमी के घर पर जाते हैं, जिसका नाम होता है विजू। असल में जय कृष्णा एक नंबर को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आया था, लेकिन विजू उससे कहता है कि सर, ये नंबर तो मेरी माँ का है और कुछ दिनों पहले मेरी माँ का फोन मिस हो गया था। फिर जय कृष्णा विजू से पूछता है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर में कोई लड़की मिसिंग है, तो विजू मना कर देता है। ये सुनने के बाद जय कृष्णा को थोड़ा वियर्ड सा लगता है, जिसके बाद जय कृष्णा अब तक जो लड़कियां मिसिंग हुई थी उनके फोन नंबर्स हासिल करके एक आदमी को देता है उन्हें ट्रैक करने के लिए। दरअसल स्टैनली जिन भी लड़कियों को मारता है वो उनके फोन नंबर हासिल करके उसका फोन स्विच ऑफ कर देता है। इसलिए जय कृष्णा इसी मौके की तलाश में होता है कि अगर मिसिंग हुई लड़कियों के फोन से कोई ना कोई फोन ऑन होगा तो हम उस किलर को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ स्टैनली एक नई औरत को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। इधर कृष्णा एसपी से कहता है सारे केसेस तमिलनाडु और केरला में हैं, इसलिए अगर तमिलनाडु के किसी पुलिस ऑफिसर को इस केस में लगा देंगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से वो एसपी एक ऑफिसर को इस केस में लगा देता है और यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि शॉकिंगली वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि स्टैनली ही होता है। यानी स्टैनली असल में एक पुलिस ऑफिसर था और इसको तमिल और मलयालम बहुत ही अच्छी तरह से आती थी। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जब स्टैनली दिव्या नाम की एक लड़की को भी अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके बाद उसको एक बस स्टॉप के बाथरूम में भेजता है, वही टेबलेट खाने के लिए। इसके बाद प्रेजेंट डे पर हम देखते हैं कि जय कृष्णा, आनंद और स्टैनली उन्हीं मिसिंग लड़कियों के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। फिर बातों ही बातों में कृष्णा स्टैनली से पूछता है, आपको मलयालम इतनी अच्छी तरह से कैसे आती है? तो स्टैनली अपने बारे में बताता है कि वो तमिलनाडु और केरला की बॉर्डर पर रहता है, इसलिए उसे दोनों लैंग्वेज अच्छे से आती है। ठीक उसी तरह जय कृष्णा से स्टैनली को ये बात पता चल जाती है कि जय कृष्णा उन मिसिंग लड़कियों के फोन्स को ट्रैक करवा रहा है। अब रिसेंटली स्टैनली ने जिस लड़की को मारा था उसका फोन अभी भी उसके पास ही होता है, इसलिए अब ये फौरन किसी जगह पर आकर उस फोन को चकनाचूर कर देता है। इसके बाद आनंद जय कृष्णा को फोन करके बताता है कि सर, एक लड़की का फोन जहां पर स्विच ऑफ हुआ था उसी गांव के बस स्टैंड के टॉयलेट में एक लड़की की लाश मिली है और पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी। अब जय कृष्णा कहता है कि जो भी लड़कियां मिसिंग हुई हैं उन फोटो से उस लड़की का मैच कराओ। तो वो सारी चीजें मैच करवाकर आनंद जय कृष्णा के पास आकर कहता है, सर, वो डेड बॉडी शाहाना की थी। ठीक इसी तरह स्टैनली भी उसे एक रिपोर्ट देता है जिसमें भी यही चीज थी कि किसी दूसरे गांव में एक और लड़की की डेड बॉडी पाई गई, वो भी उसी गांव के बस स्टैंड के टॉयलेट में। तो ये सारी चीजें देखकर जय कृष्णा समझ जाता है कि वो किलर लड़कियों को फंसाकर अलग अलग गांव में ले जाकर मार रहा है। बाद में जय कृष्णा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछता है कि वो लड़कियां कैसे मरी, असली वजह क्या थी। तो डॉक्टर कहता है कि उनकी बॉडी के अंदर साइनाइड पाया गया है। हालांकि नॉर्मल पोस्टमार्टम करने पर यह पता नहीं चलता, लेकिन ये चीज मुझे बाद में पता चली। अब इस तरफ स्टैनली भी इस केस में इन्वॉल्व होता है ताकि ये पुलिस की हर चाल को जानकर चौकन्ना हो सके। इस तरफ कृष्णा एसपी के पास आकर कहता है कि सर, अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हमने किया उसमें ये बात पता चली है कि तकरीबन 11 से भी ज्यादा लड़कियां मिसिंग हो चुकी हैं और शायद मर भी चुकी हैं, इसलिए हमें उस किलर को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। इसके बाद कृष्णा और आनंद फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। असल में पुलिस वालों को क्राइम सीन पर कुछ चीजें मिली होती हैं, तो इस तरह वो फॉरेंसिक वाला जय कृष्णा को एक सेफ्टी पिन के बारे में एक्सप्लेन करता है कि क्राइम सीन पर एक सेफ्टी पिन मिली, लेकिन ये कोई मामूली सेफ्टी पिन नहीं है, क्योंकि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट वाले ही ऐसी सेफ्टी पिन इस्तेमाल करते हैं, वो भी नेम प्लेट अटैच करने के लिए। इस तरह कृष्णा और आनंद तमिलनाडु आकर एक पुलिस वाले से मुलाकात करके यहाँ पर जो भी पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं उनकी डिटेल्स हासिल कर लेते हैं, कांस्टेबल से लेकर हायर ऑफिसर्स तक। इसके बाद कृष्णा आनंद से कहता है
कि आनंद, तुम इनके सारे पर्सनल नंबर्स को ट्रैक करो, स्पेशली जो लड़कियां जहां जहां पर मिसिंग हुई और मरी उन सभी के लोकेशन से मैच करके देखो। फिर बाद में साइबर क्राइम वाला आदमी जय कृष्णा को फोन करके कहता है कि सर, रिसेंटली एक लड़की का फोन ऑन हुआ। तो ये पता चलते ही जय कृष्णा, आनंद और वो साइबर क्राइम वाला उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस फोन का लोकेशन ऑन हुआ था। फिर एक कॉलोनी में आकर जब वो उस नंबर पर फोन करते हैं तो वो नंबर किसी घर में रिंग होने लगता है। असल में ये घर एक कांस्टेबल का होता है जिसका नाम होता है मणि। फिर उस घर की तलाशी लेने पर बेड के नीचे एक फोन नजर आता है। अब ये देखकर मणि की बीवी मणि को फोन करने लगती है, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है। लेकिन ठीक उसी वक्त पर स्टैनली आता है, क्योंकि स्टैनली भी इसी कॉलोनी में रहता था। अब जय कृष्णा स्टैनली को साइड में बुलाकर उसको पूरी बात समझाने लगता है कि मिसिंग हुई एक लड़की का फोन इस मणि के घर में है और साथ ही सारे सबूत उसी पर पॉइंट आउट होते हैं। जिसके बाद स्टैनली कहता है, अरे सर, मैं मणि को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन जय कृष्णा कहता है, अरे अंदर के कैरेक्टर को कौन जानता है, अगर वो मणि मिलेगा तो सच्चाई पता चलेगी। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि आज सुबह ही स्टैनली ने उस मणि को भी किसी जगह पर बुलाकर उसको मार दिया था। साथ ही उसने इस केस को डाइवर्ट करने के लिए एक लड़की का फोन उसके घर में रख दिया था। फिर बाद में कृष्णा एसपी से मुलाकात करके डिसअपॉइंटेड होता है कि सर, इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम उस आदमी को नहीं पकड़ पाए। तो एसपी कहता है, अरे जय कृष्णा, छोड़ो ना, अब ये केस तो सॉल्व हो चुका है। लेकिन जय कृष्णा एसपी को कुछ बातें बताता है और उसकी इन्हीं बातों से हमें स्टैनली के बारे में भी कुछ बातें पता चलती है। वो ये कि जब स्टैनली छोटा बच्चा था तो उस वक्त उसका दादा उसे अपने साथ हंटिंग के लिए ले जाता था और उस हंटिंग में स्टैनली का दादा काफी सारे जानवरों को मारने लगा। अब अपने दादा को देखकर धीरे धीरे स्टैनली भी यही चीज फॉलो करने लगा और देखते ही देखते स्टैनली के लिए ये चीज एक एडिक्शन बन गई और इस तरह स्टैनली के लिए किलिंग्स करना एक आदत बन गई। लेकिन उसके बड़े होने तक सरकार ने ये नियम बना दिए कि जानवरों को मारना इल्लीगल है, इसलिए उसने अपने एडिक्शन को मिटाने के लिए इंसानों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन वो भी इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि पहले वो चूहे बिल्लियों को मारने लगा, उसके बाद छोटे बच्चों को और फिर उसके बाद लड़कियों पर आया। तो इस तरह से जय कृष्णा ऐसे एडिक्शन के बारे में एसपी को समझाने लगा। अब ये सुनने के बाद एसपी को थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा एडिक्शन कौन बनाता होगा। फिर जय कृष्णा एसपी से रिक्वेस्ट करता है कि सर, मुझे लगता है कि असली कातिल अभी भी जिंदा है, इसलिए मैं अभी भी इस केस पर काम करूंगा। अब ये होने के बाद स्टैनली एक सेफ्टी प्लान सोचने लगता है। इसके लिए स्टैनली एक फोन बूथ पर जाकर एक फॉरेंसिक डॉक्टर को फोन करता है और कहता है कि सर, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ और मुझे मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। वो कहता है कि मुझे एक ऐसी टेक्निक बताइए जिसमें इंसान फटाक से मर जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता भी ना चले। तो वो फॉरेंसिक डॉक्टर स्टैनली को कुछ बातें बताता है। इसके बाद स्टैनली एक औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे उसी लॉज में ले जाता है और फिर बातों ही बातों में स्टैनली उस औरत से कहता है, चलो मैं तुम्हारा शुगर टेस्ट करता हूँ। एक्चुअली स्टैनली ने ऑलरेडी इस निडल में साइनाइड को मिला दिया था, इसलिए टच करने के बहाने से वो उस साइनाइड लिक्विड को उस बॉडी में एंटर करवा देता है। मतलब ऐसा करने से इंसान की मौत थोड़ी लेट होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी। जबकि पोस्टमार्टम करने पर भी यही रिपोर्ट आएगी कि इंसान हार्ट अटैक की वजह से मर गया। इसके बाद स्टैनली जिस औरत के साथ ये करता है वो ऑलरेडी मैरिड होती है और फिर घर जाने के बाद वो औरत मर जाती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद जय कृष्णा और आनंद को उस औरत के बारे में पता चलता है कि कुछ दिनों पहले वो औरत तो नींद में ही मर गई, वो भी शायद हार्ट अटैक की वजह से। अब जय कृष्णा फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाकर इसी के बारे में पूछता है तो वो फॉरेंसिक डॉक्टर भी जय कृष्णा को कुछ बातें एक्सप्लेन करता है कि अगर ऐसी मौत होगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता नहीं लगेगा। अब ये जानने के बाद जय कृष्णा एसपी के पास जाकर कहता है कि सर, मेरा शक सही निकला, वो आदमी अपना काम और प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है, जैसे उसे इस सब की खबर लग रही हो। दूसरी ओर स्टैनली एक और औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगता है और उसी वक्त उसे ये बात पता चलती है कि जय कृष्णा अभी भी उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये पता चलते ही स्टैनली उस औरत को छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है और सोचने लगता है कि इस केस को दोबारा भटकाना होगा। इस तरह जय कृष्णा और आनंद कुछ पुराने फाइल्स को चेक करने लगते हैं और इसी बीच इन दोनों को एक केस के ऊपर शक होता है, इसलिए ये दोनों दोबारा विजू के पास जाते हैं, जिसके पास ये दोनों कुछ ही दिन पहले आए थे कि उस वक्त विजू ने कहा था कि मेरी माँ का फोन चोरी हो गया था। तो जय कृष्णा इस बार विजू को थोड़ा हड़काकर पूछता है कि सच बताओ। तो विजू डर के मारे कुछ चीजें बताता है। एक्चुअली इसकी बहन का नाम होता है दिव्या
और कुछ दिनों पहले दिव्या किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी, जो कुछ दिनों के बाद वापस लौट आई। लेकिन इसके बाद विजू ने अपनी बहन दिव्या की शादी उसी दूसरे लड़के से करवा दी और अब दिव्या अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है। फिर बाद में ये दोनों उस दिव्या के पास जाते हैं और शॉकिंग बात यह है कि ये दिव्या भी स्टैनली के जाल में फंसी थी, लेकिन दिव्या उससे बच गई। पर कैसे बच गई ये हमको बाद में पता चलेगा। तो अब ये दोनों दिव्या के पास आकर उसी आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगते हैं। पर पहले तो दिव्या बहुत डरने लगती है, लेकिन बाद में कहती है, सर मेरे पास्ट के बारे में मेरे हस्बैंड को नहीं पता है, इसलिए प्लीज सर आप दोनों जाइए। लेकिन फिर ये दोनों उससे उस हत्यारे के बारे में डिटेल में बात करने लगते हैं कि किस तरह से वो लड़कियों को फंसा रहा है और इसमें तुम भी मर सकती थी, लेकिन तुम कैसे बच गई, उस दिन क्या हुआ था। तो दिव्या उन दोनों को बताती है कि उस रात वो टैबलेट खाने के लिए वॉशरूम में गई थी, जबकि दिव्या का फोन स्टैनली के पास ही रह गया था। लेकिन दिव्या ने उस टैबलेट को नहीं खाया क्योंकि स्टैनली ने दिव्या से ये कहा था कि अभी तुम प्रेग्नेंट मत हो क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम पैसे हैं। पर दिव्या ने यही सोच लिया था कि उसकी माँ के रिटायर होने के बाद उसको कुछ फंड्स मिलेंगे जिसमें वो इस बच्चे को पाल लेगी और इन पैसों के बारे में दिव्या स्टैनली को बाद में बता देगी। तो इसीलिए बच्चा रखने का सोचकर उसने उस टैबलेट को नहीं खाया। फिर बाद में जय कृष्णा दिव्या को उस कांस्टेबल मणि की फोटो दिखाकर पूछता है, तो दिव्या कहती है, नहीं सर ये आदमी वो नहीं है। उस आदमी की एज कुछ ज्यादा थी और वो हमेशा तमिल गाने ही सुनता रहता है। फिर इन दोनों के जाने के बाद दूसरे दिन स्टैनली दिव्या के पास आकर उसको और उसके बच्चे को मारने की धमकी देने लगता है। असल में जय कृष्णा ने कहा था कि कल ये एक स्केच आर्टिस्ट को दिव्या के पास लेकर आएगा उस कातिल का स्केच बनवाने के लिए। तो अब दिव्या डर के मारे जय कृष्णा को फोन करके यही बात बताती है कि सर आप दोनों कल हमारे घर पर आए थे, तो ये बात मेरे हस्बैंड को पता चल गई और अब वो मुझ पर शक कर रहे हैं, इसलिए प्लीज सर मैं आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। अब ये जानने के बाद जय कृष्णा बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर बाद में ये दोनों उस गांव के बस स्टॉप पर जाकर एक कंडक्टर से दिव्या की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुमने इस लड़की को कहीं पर देखा था। अब दिव्या इसी बस स्टॉप के वॉशरूम पर आई थी वो टैबलेट खाने के लिए, साथ ही वो वहाँ से कई बार गुजरी भी थी। इसलिए कंडक्टर कहता है, हाँ मैंने इस लड़की को काफी बार देखा था और उसके साथ एक आदमी भी था। तो इस तरह जय कृष्णा और आनंद एक स्केच आर्टिस्ट को अपने साथ लेकर उस कंडक्टर के घर जाते हैं। फिर उसी वक्त स्टैनली जय कृष्णा को फोन करके अपडेट लेता है, जिसके बाद जय कृष्णा उसे सब कुछ बता देता है। अब ये सुनने के बाद स्टैनली भी अपनी गन लेकर फौरन वहां पर जाता है, ये सोचकर कि अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो सारे लोगों को मार देगा। दूसरी तरफ ये लोग उस बंदे का स्केच बनवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही स्टैनली वहां पर आता है तो वो उस स्केच को देखकर शॉक में रह जाता है, क्योंकि वो स्केच इसका नहीं होता बल्कि वो किसी दूसरे आदमी का होता है। ये देखकर इसे तसल्ली मिलती है और ये सोचता है कि शायद कंडक्टर ने किसी दूसरे आदमी को देखा होगा। फिर बाद में वही कंडक्टर स्टैनली से पूछता है, सर मैंने आपको कहीं देखा है। तो ये सुनकर स्टैनली बहाना बनाने लगता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, इसलिए इधर उधर कहीं देखा होगा। खैर अब दूसरे दिन स्टैनली किसी दूसरी औरत से मुलाकात करके उसे रात को अपने साथ चलने को कहता है। फिर वो औरत अपने घर पर आकर अपनी बेटी से कहती है कि आज रात मैं थोड़ा लेट से घर आऊंगी, इसलिए तुम सो जाना। दूसरी तरफ जय कृष्णा और आनंद उस स्केच वाले आदमी को तलाशने लगते हैं। फिर उसी रात स्टैनली उस औरत के साथ एक लॉज पर जाता है, जिसके बाद वो लॉज वाला आदमी स्टैनली से उसका आईडी प्रूफ मांगता है। अब स्टैनली पूछता है कि पहले तो आईडी प्रूफ नहीं लेते थे। तो लॉज वाला कहता है कि नहीं सर, आजकल आईडी प्रूफ जरूरी है क्योंकि पुलिस ने हमें वार्निंग दिया है। तो अब स्टैनली उसे अपना एक आईडी निकाल कर दिखाता है और फिर रूम में जाकर जब ये दोनों पास आने की कोशिश करने लगते हैं तो उसी वक्त वो लॉज वाला दरवाजा खटखटाने लगता है। फिर वो स्टैनली से कहता है कि सर मुझे पता है आप पुलिस वाले हो, इसलिए आप मेरी एक मदद करिए। असल में कुछ महीने पहले मेरी बेटी मिसिंग हो गई थी, तो प्लीज आप उसको फाइंड आउट करिए ना। तो इस तरह से ये आदमी अपनी बेटी की फोटो स्टैनली को देने लगता है। अब हैरानी की बात ये थी कि स्टैनली ने ही इस लड़की को मारा था। दूसरी तरफ जय कृष्णा को कोई आदमी फोन करके कहता है कि सर किसी ने हमें कॉल किया और उसने उस स्केच वाले बंदे को देखा है। फिर उसके बारे में जानने के लिए जय कृष्णा फौरन वहां पर जाने लगता है। इस तरफ थोड़ी देर बाद स्टैनली दोबारा नीचे आता है उसी लॉज वाले से उसकी बेटी के बारे में बात करने के लिए, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता और ठीक उसी वक्त वहां पर जय कृष्णा आ जाता है। अब वो स्टैनली से पूछता है, अरे सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो स्टैनली कहता है, कुछ नहीं सर, स्पेशल ब्रांच का एक केस है तो उसी के काम से यहाँ पर आया हूँ। ऊपर रूम में एक और पुलिस वाला है। अब जय कृष्णा कहता है कि मैं भी उस हत्यारे को ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। अरे आपके पास तो उसका स्केच कॉपी नहीं है ना,
इसलिए ये रखिए और अगर वो आदमी आपको नजर आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। इस तरह स्टैनली ऊपर जाकर जब उस पेपर को ओपन करता है तो इसमें उसी का स्केच होता है। इसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअली उस कंडक्टर ने जय कृष्णा और आनंद को स्टैनली का स्केच बनवा कर दिया था, जिसके बाद जय कृष्णा पहले से जानता था कि स्टैनली यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए वो दूसरे आदमी का स्केच बनवाता है ताकि स्टैनली को गुमराह कर सके और स्टैनली को रंगे हाथों पकड़ सके। इसके बाद जय कृष्णा स्टैनली का स्केच ले जाकर दिव्या को दिखाता है और बस इतना पूछता है कि तुम बस हाँ या ना में जवाब दो। तो दिव्या हाँ में जवाब देती है और उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर बाद में जय कृष्णा और आनंद स्टैनली के असली वाले घर पर जाते हैं, जहां पर इन दोनों को काफी सारी चीजें नजर आती हैं। इधर प्रेजेंट डे पर स्टैनली वही डायबिटीज का इंजेक्शन लेकर जय कृष्णा पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसके बाद दोनों के बीच में जबरदस्त हाथापाई होती है। अब स्टैनली ऑलमोस्ट जय कृष्णा को मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त वो लॉज वाला आदमी स्टैनली के सर पर हमला कर देता है। और अब हमें पता चलता है कि वो कोई लॉज वाला नहीं होता, बल्कि वो भी एक पुलिस वाला होता है। इसके बाद जय कृष्णा और वो पुलिस वाला स्टैनली को मारकर उसकी लाश को किसी जगह पर ले जाकर दफना देते हैं, क्योंकि स्टैनली के खिलाफ एक भी सबूत नहीं होता। तो इस तरह से जय कृष्णा ने सोच लिया था कि इसको मारना ही सही इंसाफ होगा और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।